क्या मैं मनाइल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आप स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाह, आप इधर ही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। यस मैम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा फर्स्ट वीक का जो है डे 2 है। कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स का और बेसिक्स अरे का। ठीक है, इस कोर्स का जो हमारा फोकस रहेगा ना वो स्ट्रक्चर्स पे रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, उनको आप इस तरह से समझ लें कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के कई तरीके हैं, उनको हम डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और उनको एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए हमारे पास और एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए जो तरीके यूज होते हैं ना, उनको एल्गोरिदम्स कहते हैं। इस कोर्स का जो फोकस है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स पे है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स में ना दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ना कॉन्टिन्यूस मेमोरी में ना डेटा स्टोर होता है। ठीक है, हमें पता होता है कि इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आएगा, इस एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आएगा। इस एलिमेंट को पता होता है मेरे बैक पे ये है और मेरे फ्रंट पे ये एलिमेंट पड़ा है। लेकिन जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो ये ऐसे होते हैं कि इनमें जो है ना कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होती। इनमें तो या तो एज अ ट्री स्टोर होते हैं, या एज अ ग्राफ स्टोर हो रहे हैं, या एज अ नेटवर्क स्टोर हो रहे हैं। मतलब वो स्कैटर्ड होता है सारा। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ना एक डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एरेज, जो हमारा इस वीक का टॉपिक है। अब एरेज क्या है? एरेज जो है ना वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सिमिलर सिमिलर इंडेक्सेस पे, सॉरी, सेम इंडेक्सेस से जो है वो शुरू होती हैं हमारी डेटा स्टोरेज, और वो बढ़ती जाती है। जैसे अब हम अरेज को ना अपने समझ के लिए कहते हैं कि मेमोरी लोकेशन में वो किस तरह स्टोर होती हैं, इस तरह। ठीक है, एक इंडेक्स होगा और यहाँ पे अरे का कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा होगा। लेट से 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ एक और एलिमेंट पड़ा है, लेट सपोज 9 पड़ा है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें ना, तो ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पे आएगा। पाइथन में इस तरह होता है। अगर हम कहें कि हमें जो है वो 4 एक्सेस करके लाओ, हमें पता होगा कि हम देखेंगे कि हम इंडेक्स 0 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, हम कहेंगे कि इस अरे के ना सेकंड इंडेक्स पे 4 पड़ा है, हमें पता चल गया। ठीक है, अब पाइथन में जो है ना इंडेक्सिंग दो तरह से होती है एरेज की। एक तो लेफ्ट से होती है, और एक जो इंडेक्सिंग है ना, हम पाइथन में राइट से भी कर सकते हैं। जो राइट से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी ना, वो -1 से स्टार्ट होगी, -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दो तरह की इंडेक्सिंग है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं ना, उसमें ये काफ़ी जगह पे काम आएगी। ओके, अब एरेज की जो है ना हम लोग बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की कल जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू मिला था। अब अरे की देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिफरेंट ऑपरेशंस के हिसाब से। लेट्स सपोज हमने एक चीज़ अगर हमने इंसर्ट करनी है अरे में। ठीक है, हमें हमें कोई एलिमेंट का पता है। हम कहें कि ये अरे के ना लास्ट पे रख दो। अब लास्ट पे अगर हम रखेंगे, अब दो तरह तरीके से हम जो है ना अरे में इंसर्ट कर सकते हैं।
या तो हम एंड पे इंसर्ट कर लें या हम सेंटर में कहीं पे इंसर्ट कर लें, ऐसे ही है ना। अगर हम इंसर्ट एंड पे करें, हमें पता होगा कि अरे की ये लेंथ है, इस पे जाओ और यहाँ पे आगे जाके इसको थोड़ा एक्सटेंड करो और यहाँ पे एक एलिमेंट रख दो, लेट्स सपोज 1 रख दो। फिर तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 आएगी, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लिया इंडेक्स के थ्रू। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि किस अरे के ना मिडल में जाके कोई एलिमेंट, लेट्स सपोज इस इंडेक्स पे ना इन दोनों के दरमियान पे एक इंडेक्स बनाओ और यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो क्या होगी। अगर हम मिडल में कर रहे हैं ना इंसर्ट, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करेंगे, हमें एक जो है ये वाले एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, ये वाले एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बना के यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। अब देखो, जितने एलिमेंट हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि हर एलिमेंट जो है एक एक मर्तबा डिस्प्लेस होगा। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो वो 3 टाइम डिस्प्लेस होंगे, 4 एलिमेंट हैं तो वो 4 टाइम डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास बिग O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम एक्सेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अरे में से हमने कोई डेटा एक्सेस करना है, लेट्स सपोज हमने कहा है कि जाके ना 4 को एक्सेस कर लो। तो हम 4 को हमें पता होगा, जैसे हमने पहले बात की कि 0 इंडेक्स चेक करो, फर्स्ट इंडेक्स चेक करो और सेकंड इंडेक्स चेक करो, ठीक है। ये हमें एक्सेस का पता है, 4 यहाँ पे पड़ा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ 1 नहीं होगी, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई एलिमेंट सर्च करना हो, जैसे अभी हमने कहा कि इस अरे में से ना सर्च करो, लेट्स सपोज यहाँ पे एक नई अरे बना लेते हैं। हमने कहा कि इस अरे में ना 3 सर्च करो, ठीक है। वो सर्च करने के लिए क्या करेगा, वो एक लूप लगाएगा, एक लूप लगा के पहले ये इंडेक्स चेक करेगा, फिर ये इंडेक्स चेक करेगा, फिर ये इंडेक्स चेक करेगा। जितने भी एलिमेंट हम होंगे वो सारों को एक एक बार तो लाजमी चेक करेगा ना, इसलिए सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। मैम इंसर्शन जो स्टार्ट पे होती है ना उसका भी बता दें। अरे की स्टार्ट में होगी इंसर्शन। इंसर्शन अरे के स्टार्ट में नहीं होती। अरे को जो है हमने एक डिक्लेयर किया, ठीक है। हमने कहा कि एक अरे बनाओ, ऐसे इस तरह हमने कहा कि एक अरे बना लो, ठीक है। उसने कोई रैंडम मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट की, उसने कह दिया कि यहाँ से आपकी अरे ना, लेट्स सपोज ये 0 इंडेक्स है, यहाँ से आपकी अरे जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करो। लेकिन अगर आपने कहा, जैसे अभी हमने इंसर्शन एट द मिडल किया ना, अगर हम कह दें कि हमने 0 इंडेक्स पे ये चीज जो है ना प्लेस करनी है, वो कहने को तो स्टार्ट में ही आएगी, लेकिन अरे का इंडेक्स चेंज नहीं होगा। यहां से वो अरे को शुरू करेगा, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फिर बिग O ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि इस लेट्स सपोज ये अरे थी इस तरह, ठीक है। उसने कहा कि ना एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दो 9 एट द बिगिनिंग ऑफ अरे। वो 9 को यहाँ रखेगा, जो 0 वाला है ना वो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक है। एक एक डिस्प्लेस हो गया ना, ये यहाँ, ये वाला जो है वो इस इंडेक्स पे आ गया, ये वाला इस इंडेक्स पे आ गया, ये वाला इस इंडेक्स पे आ गया, ऐसे ही है ना। तो फिर ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अब मैम आपने जो बताया कि ऑफ 1 होगी, तो वो कब होगी, जब हम लास्ट पर इंसर्ट करेंगे। हाँ, लास्ट पे जब इंसर्ट करेंगे हमें पता होगा ना, हम एक हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ ऑफ अरे कुछ ऐसे करके, ठीक है। हमें पता होगा कि लेंथ ऑफ अरे इतनी है, इस इंडेक्स से अगले वाले इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे ना एलिमेंट एक इंसर्ट कर दो, तो बिग O ऑफ n डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं ना, हमें कोई एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम उसको बिग O ऑफ 1 लिख सकते हैं। ठीक है मैम, क्लियर है, थैंक यू। ओके, कोई बताना चाहेगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है अरे की, कोई थोड़ा बहुत कोई अंदाजा कुछ। थोड़ा सा कुछ बोलें, आप पार्टिसिपेट किया करें, इसी तरह आपको अगर गलत भी आ रहा है कुछ तो बताएं। ओके, मैं बताती हूँ, मैम मेरे ख्याल ठीक में है। कम्प्लेक्सिटी इतनी होगी जितनी अरे का साइज होता है।
मतलब जो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर अरे का साइज 3 है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 3 होगी ना, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि अगर 4 है तो 4 होगी, 5 है तो 5 एलिमेंट की वो जगह ले रहा है तो वो 5 होगी, अगर n एलिमेंट है तो हमारे पास बिग ऑफ n उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही है। उसके बाद अच्छा जब हम हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व करें। अच्छा मैम, जी जी। मोस्टली जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है, मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है कि वो मोस्टली हम्म। कांस्टेंट होती है, तभी जो है ना ज़्यादा जो है ना परफॉर्मेंस पे मतलब लोग ध्यान देते हैं कि अरेज और उसके जो लिंक लिस्ट है तो उनकी जो है ना फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है वो कहते हैं कि सिमिलर सेम होती है। नहीं, ऐसा केस नहीं है। देखें, हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं ही इस तरह से कि अगर हम एक कोड लिखते हैं हम उसको इतना एफिशिएंट कर दें कि हमारी कम से कम स्पेस लगे और कम से कम टाइम लगे। इसीलिए तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर करते हैं। अब हमारे पास कई ऐसे हैं, अगर हम ब्रूट फोर्स किसी एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखे ब्रूट फोर्स में, तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर ले तो उसकी स्पेस जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट चीज़ों पे। हम ये नहीं कह सकते कि सारे एल्गोरिदम की जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। अगर तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो फिर तो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है? जी सही। ठीक है। अरेज की बेसिक फंक्शनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, इंसर्शन कैसे होती है, डिलीशन कैसे हो रही है, अच्छा, डिलीशन सर्चिंग का कैसे। हमने अभी नहीं डिस्कस किया ना, स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी। ओके, आप बताएं डिलीशन कैसे होगी। अगर लेट्स सपोज हमने ये 3 डिलीट करना है तो क्या होगा बाकी एलिमेंट्स के साथ। मेरे ख्याल में तो जब हम डिलीट किसी के मिडिल से कर रहे होंगे अरे के, तो फिर बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि जब एक हम डिलीट करते हैं तो बाकी जो इंडेक्सेस होंगे वो फिर शिफ्ट होंगे। तो इस वजह से जो है ना हम्म। इन द मिडल जो डिलीशन होगी वो हमारे पास बिग ऑफ एन होगी। स्टार्ट से जो है वो भी अगर डिलीट करते हैं तो वो भी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो फिर शफल करेंगे, उनके इंडेक्सेस चेंज होंगे। और लेकिन जो एंड पे होगा उससे जो है ना बिग ऑफ वन होगी, क्योंकि वो जब हम डिलीट करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के इंडेक्सेस जो है या अरे है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी इंसर्शन की तरह दो तरह की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है। अगर तो हम लास्ट से कुछ डिलीट कर रहे हैं ना, वो तो हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 हो जाएगी। लेकिन अगर हम मिडल से कर रहे हैं तो हमें सारे एलिमेंट जो है वो एक एक नंबर बैक पे शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें इसकी। यस मैम, क्लियर। आप स्टार्ट कर दो। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेगा कोई? मैं पढ़ देता हूँ। ओके, पढ़ें। Giving an array of integer nums and integer target, return integers of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have actually one solution and you may not use the same element twice. You can आई थिंक आवाज सबको आ रही है क्या, सिर्फ मुझे नहीं आ रही? मैम हमें भी नहीं आ रही, आप काइंडली खुद ही जो है ना करें। ओके, मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ती हूँ पहले। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न indices of two numbers such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वहाँ हम थोड़ी सी समझ लेते हैं पहले। एक हमारे पास अरे है नाम्स के नाम से, ठीक है, वो कोई भी अरे लेट्स सपोज ऐसे हो सकती है, ठीक है। और एक है हमारे पास इंटीजर टारगेट, कोई एक इंटीजर हो सकता है हमारे पास। रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट।
हमने क्या इंडाइसेस रिटर्न करने हैं ऐसे दो नंबर के जिनको ऐड करें ना तो वो टारगेट के इक्वल आ जाए। जैसे अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एक नम्स अरे हमें दी हुई है और एक हमें टारगेट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर हम देखें कि हम ये 2 है और ये 7 है, इसको हम ऐड करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 9। ठीक है, ये इंडेक्स 0 था, ये इंडेक्स 1 था। हर एक की इंडेक्सिंग ऐसे ही होती है ना, लेफ्ट साइड से 0 1 2। हमें पहले ही पता चल गया, जब हमने पहले दो एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमें पता चल गया कि टारगेट तो हमारा R है, तो हमने ये 0 और 1 इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दिया। लेकिन अब ऐसा हो सकता था कि 7 यहाँ ना होता, 7 यहाँ होता। फिर क्या करते, पहले हम इसको चेक करते, इसका इसके साथ पेयर बनाते, इसके इसके साथ पेयर बना लेते, इसका इसके साथ पेयर बना लेते, इस तरह हमारा चलता रहता। लेकिन ऐसा हो सकता था कि हमें जो है वो 7 लेट मिलता और हम कहते कि 2 को छोड़ दो, बाद वालों को जो है एड अप करते जाओ ताकि 7 आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पहले वाला एलिमेंट के साथ सबके ग्रुप्स बनाने हैं, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट्स के साथ ग्रुप्स बनाने हैं, ताकि कोई भी जो है हमारे पास जो ग्रुपिंग है ना जिससे हमारा टारगेट आ सकता है वो मिस ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब किसी को कोई अंदाजा इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अंदाजा है किसी को? 1 मिनट में ना दोबारा से, मेरे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है, इसका पहले यस ना हम मैम। ब्रूट फोर्स, इसका ना पहले हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसको हम देख लेंगे कि हमने इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। वैसे तो अभी हमने बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़े, इसलिए पहले हम ब्रूट फोर्स ही देखते हैं। यहाँ से अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं। मैडम हम लूप जनरेट करके गालिबन इसको कर सकते हैं, बस मेरा एक आइडिया है। हाँ जी, आगे बताएं थोड़ा सा और कैसे कर सकते हैं, लूप को लूप कैसे यूज करें। यानी वो हर इंडेक्स के ऊपर ना उसको एक हम इंटीजर का कोई कोई भी हम इंटीजर लेकर और फिर हम हर लूप में ना उसको जो है ना उसे टेस्ट करा सकते हैं कि हर इंडेक्स के ऊपर ना वो अगर दो इंडेक्स को ऐड करता है, जैसे इंडेक्स 1 एडिड बाय इंडेक्स 2, और अगर वो वही टारगेट नंबर दे रहा है तो वो वही लूप एंड हो जाएगा, नहीं तो फिर वो इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा। आई थिंक शायद ऐसा हो सकता है। मैं नया हूँ ऐसे। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, अच्छी अप्रोच है आपकी, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गए। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो लूप आई है, सॉरी एरे आई है जो हमारे पास, इसको इस तरह बना लें, 2 7 11 और 15। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3। अब क्या करें, हम एक लूप लगाएं जो चेक करता जाए, पहले इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को, फिर इस एलिमेंट को। ठीक है, लेकिन हमें एक और लूप की जरूरत पड़ेगी जो पेयरिंग करे इस एलिमेंट की बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ। ऐसे ही है ना, पहले 2 को चेक करे सारे एलिमेंट्स के साथ कि टारगेट हमारा आ रहा है कि नहीं। फिर अगर तो नहीं आ रहा
किसी के साथ भी उसका मैच नहीं बना और हमारा टारगेट नहीं है, फिर वो 2 को छोड़ दे और फिर 7 को चेक करे, फिर 7 को छोड़ दे 11 को चेक करे, 11 को छोड़ दे 15 को चेक करे अगर उसको नहीं मिलता। ठीक है, इस तरह अगर हम कहें कि हम एक लूप लगाएं, हम लेट्स सपोज 4 लूप लगा लेते हैं। हम कहें कि 4 लूप चले, कहाँ तक चले, रेंज है ना जो लेंथ ऑफ नम्स तक चले, और हर फॉर आई इन रेंज, लेट्स सपोज एक पॉइंटर को हम इस ये नाम दे देते हैं, दूसरे पॉइंटर को हम क्या देते हैं जे, और जे को हम आई जो है हमारे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से चेकिंग शुरू कर देगा, जे को हम कहें कि यहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, इन दोनों के पेयरिंग बना के चेक करते जाओ, जे को तो चेंज करते जाओ पहले आई के साथ और उसके पेयर चेक करते जाओ। उसके बाद अगर तो नहीं मिला फिर आई को एक इंक्रीमेंट कर दो और जे को भी एक इंक्रीमेंट कर दो। अब जे हम एक आगे इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि जे को जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट करो, i+1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक लेके जाओ, लेंथ ऑफ नाम्स तक ही लेके जाओ। ठीक है, और क्या करते जाओ कि अगर तो नम्स आई और नम्स जे जो है ना इक्वल इक्वल हो रहे हैं हमारे टारगेट के, तो उनके इंडेक्सेस रिटर्न कर दो, आई और जे इंडेक्सेस रिटर्न कर दो, नहीं तो जो है ना हमारी लूप को कंटिन्यू रखो। ठीक है, ये हमारा एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ गया। इसमें किसी को कोई मसला है समझने में तो बताया, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। मैम काइंडली इसको रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, ओके, ये हमारे पास अरे थी, ये वाली 2, 7, 11 और 15। ठीक है, इसको हमने इसकी इंडेक्सिंग कर ली, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरह होती है ना पाइथन में इंडेक्सिंग। हमने हमारा जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि कोई हमें 2 नंबर के ऐसे इंडेक्सेस रिटर्न करो कि जिनको हम ऐड करें ना तो हमारा टारगेट जो है वो रिसीव हो जाए। टारगेट क्या है हमारे पास यहाँ 9। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक करें पहले 2 के साथ, पहले 2 पे जाएं और उसके साथ इसको सारे एक एक बारी बारी ना सबको ऐड करके देखें कि हमारा टारगेट आ रहा है। अब इस केस में तो हमें टारगेट दूसरे इंडेक्स पे ही मिल गया, लेकिन अगर ऐसा ना होता, लेट्स सपोज हमारा टारगेट होता 17 होता हमारा टारगेट। ठीक है, तो वो 2 को 15 से प्लस करते तो 17 आना था ना। ठीक है, एक एक हम सबको चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा टारगेट क्या है, टारगेट रिसीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, एक लूप तो जो है वो हमारी चलेगी पेयरिंग के मेन पे, जिसके हमने पेयर बनाने हैं। लेट्स सपोज हम 0 से पेयरिंग करना शुरू करते हैं, 0 से बना रहे हैं। ठीक है, 2 को इसके साथ पहले देखो, फिर 2 को इसके साथ देखो, फिर 2 को इसके साथ देखो। ठीक है, लेकिन हमने देखना कैसे है, एक लूप तो हमें ये बता रही है कि इस इंडेक्स पे चलते जाओ, पहले वो 2 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 11 पे जाएगा, 15 पे जाएगा। लेकिन देखना किसके साथ है, उसके लिए भी तो हमें एक लूप लगानी पड़ेगी ना। हम कहेंगे कि जैसे अब दूसरी जो लूप है वो पहले इसको देगी, ये फिर देगी और फिर ये वाला जो है इंडेक्स प्रेजेंट करेगी। जैसे हमने कहा कि एक लूप जो है ना 4i चले रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स तक, आई, और एक हमने लगा दी जे। अब आई में सबसे पहले क्या आएगा, आई 0 है ना, 0 इंडेक्स से शुरू होता है, 2 आ जाएगा। जे में क्या आ जाएगा हमारे पास, जे हम +1 से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, जे में हमारे पास 7 आ जाएगा, वो 2 और 7 का पेयर बना के देखेगा, 9 आ जाएगा। यहाँ तो टारगेट मिल गया। लेकिन अगर हमारा टारगेट होता 17 तो वो क्या करता, 2 को आई यहीं रहता, लेकिन वो क्या करता 7 को देखता टारगेट रिसीव हुआ है नहीं हुआ, जे को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, जे जब इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, जे में क्या आ गया अब 11, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यस जी मैम, क्लियर क्लियर है। सही है। ठीक है, जे में 11 आ गया। उसके बाद वो क्या करो, फिर भी टारगेट नहीं रिसीव हुआ ना 17, ये तो टारगेट नहीं है।
जे को एक और इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ आ गया 15, अब इन दोनों को ऐड करो तो 17 आ गया, ये हमारा टारगेट आ गया, तो हमारी यहाँ पे लूप एंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्लियर है? यस मैम। जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। ये चैट में एक क्वेश्चन है कि ब्रूट ब्रूट फोर्स सोल्यूशन का क्या मतलब है, तो अगर आप समझा दें उसको। ओके, ठीक है। अब दो तरह के ना सोल्यूशन होते हैं। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन का मतलब है जो डायरेक्टली हमारे माइंड में आया, हमने उसको ना इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर ये कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती, हम कहते हैं कि इस पोर्शन, लेट्स सपोज एक प्रॉब्लम है हमारे पास, उसके कई ज्यादा हिस्से हैं, इस तरह से वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम है। हम कहें कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ना एक ये लूप लगा दो, इस तरह लूप लगेगी, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये लूप लगा दो, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो है वो कुछ और कर दो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे कर दो आप लोग जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कुछ एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, इस तरह यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल रहा है। ठीक है, सोल्यूशन तो मिल रहा है हमें, लेकिन वो जो सोल्यूशन है ना वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। वो हमें सॉल्व तो करके दे रहा है वो सोल्यूशन, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं है। जब हमने उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है एनालाइज की, तो वो तो बहुत ज्यादा आ गई कि हमें उसके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, तो तभी ये सोल्यूशन जो है वो काम आएगा। अब इसकी एग्जांपल ना आप एक ऐसे ले लें कि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। लेट्स सपोज ये हमारे पास नादरा का डेटा है। ठीक है, हमने कहा कि एक हमारे पास आईडी कार्ड नंबर आया, आईडी कार्ड का हमारे पास एक नंबर आया। ठीक है, हमने कहा कि ये आईडी कार्ड का जो नंबर है ना वो सर्च करो नादरा के डेटाबेस में। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी यस बिल्कुल। यस और मैम। ओके, हमारे पास नादरा का डेटा है। ठीक है, अब नादरा का डेटा कितना ज्यादा है, वो लाखों करोड़ों के हिसाब से डेटा है। हमने कहा कि सर्च करो ये। अब सर्चिंग ऐसे भी तो हो सकती है कि जो है ना एक एक बंदे को चेक करते जाओ, पाकिस्तान में जितने लोग हैं पहले से, जिसका सबसे पहले आईडी कार्ड बना वहां से चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी ना कभी तो वो आईडी कार्ड मिल ही जाएगा ना, नादरा के डेटाबेस में है तो वहीं पे। लेकिन ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तो नहीं है ना। ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या है कि हम वहाँ पे बबल सॉर्ट लगा दें, हाफ कर दो, फिर उसका हाफ कर दो, और वो विद इन सेकेंड्स जो है वो डेटा को जो ढूंढ लाएगा। ठीक है, ब्रूट फोर्स और में ये और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में यही फर्क है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसका कोड लिख लेते हैं। कोड लिखते हैं। ठीक है, हमने एक लूप मैम बनाई। हाँ मैम जी, वो कह रहे हैं कि रिपीट कर दो दोबारा। क्या रिपीट कर दूं? अभी आपने ब्रूट फोर्स फोर्स का बताया। ओके, देखिए सर, ब्रूट फोर्स का मतलब है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन हमें पता चला कि हमने अपने माइंड में बनाया कि ये इसका सोल्यूशन हो सकता है वो, और हमने वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे ठीक है, ये आपके पास जो स्क्रीन पे मैंने ये वाइट वाले पे जो लाइंस बनाई हुई है ना, वो क्या है कि हमारे पास हमने वो कोई एक हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई थी, हमने उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए ना डिफरेंट पार्ट्स बनाए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को जो है प्रॉब्लम का जो हिस्सा है ना, लेट्स सपोज वहां पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे ना, तो हमें थोड़ी सी आउटपुट मिलेगी, जिस आउटपुट को हम यूज कर सकते हैं किसी और फंक्शन में, इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं कहीं और पे। ठीक है, ये हमारे पास एक डायरेक्ट सोल्यूशन है, ये हमारे पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक और नेव वे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है ना, उसको हम ब्रूट फोर्स कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम हर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन और जो बना सकते हैं ना, हम वो लगाएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। जैसे अभी हमने ये टू सम प्रॉब्लम पढ़ी, ये एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है कि हमने कहा कि जो दो पॉइंटर बना लो और वो जो है वो चेक करता जाए, और इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने डिक्शनरीज पढ़ी हो, अगर हम ये डिक्शनरी के थ्रू करें, वो एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आएगा ना हमारे पास। वो हमने सोचा, उस पर कोई एल्गोरिदम अप्लाई किया, उस पर हमने एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर लगाया, तब वो हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बन गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे दिमाग में बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सोल्यूशन आया था ना, उसको हम कह देते हैं कि ब्रूट फोर्स आएगा। जैसे आपके पास कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, आप कहते हो कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप एक कॉपी और पेन पकड़ते हो,
और आप उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हो। ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। मेरी साइड पे अजान हो गया, तो 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी मैम थोड़ा वेट करवा लेंगे, इसलिए और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी बिग एन एंड बिग वन की ना, तो ये तो अगर थोड़ा सा बता सकें ये, क्योंकि मैं बिल्कुल डीएसए में नया हूँ। अच्छा, मुझे कुछ ऐड करना था। अगर आपको लेट से समझ नहीं आ रहा है टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो आप इस तरह कर लें कि कंसिस्टेंसी के साथ कोर्स सेशन को ज्वाइन कर लें, तो 5-10 क्लासेस के बाद समझ में आ जाएगी। जब आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि बिग ओ ऑफ एन और बिग ऑफ वन का क्या मतलब होता है, टाइम स्पे कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो सो अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो सर आप बताएं आपको मसला क्या है। हम ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे थे ना, जो ना बिग एन ऑफ जी जी। जो है, और बिग 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 वन ऑफ जो है। वन और बिग ऑफ एन सही है। तो बिग ऑफ वन का मतलब ये होता है ना कि आपका जो एल्गोरिथम है ना, वो मतलब बिगो जो नोटेशन है ना, बिगो वो अ, वो वैसे एफिशिएंट नहीं है। लाइक बिग ऑफ वन जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमें ना कांस्टेंट लाइक एफिशिएंट, इसे मोस्ट एफिशिएंट बोलते हैं। और बिग ऑफ एन जो होती है वो एक नॉर्मल होती है। इसका ग्राफ है पूरा, वो मैं उसके ना स्क्रीनशॉट भेजूंगा ना, तो आपको उससे जो है ना समझाना थोड़ा आसान रहेगा, बजाय इसके कि मैं आपको इस तरह वॉइस में बताऊं। मैं अभी सर मैं कुछ ऐड कर दूं यहाँ पे। जी जी मैं ठीक है, आपको कंफ्यूजन है बिग ओ वन और बिग ओ फैन में, ठीक है, यही है। यस मैम। बेसिक क्वेश्चन यही है ना। ठीक है, अब हमारे पास, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का थोड़ा सा आइडियाज होना, हमारे पास डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जैसे कि बिग ओ ऑफ वन है, बिग ओ ऑफ एन है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर है, बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स के। ठीक है, अब बिगो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ना, वो हम कह सकते हैं कि वो बिगो ऑफ वन में काम कर रहा है। बिगो ऑफ वन का मतलब क्या हो रहा है कि वो मतलब समझाने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो 1 सेकंड में काम कर रहा है। जैसे अब हमारे पास अरे थी, ये हमने उसे कहा कि ये 0 1 2 ये इसके इंडेक्स थे। ठीक है, 1 इंडेक्स पे जाओ और ना 3 को एक्सेस कर लो। वो गया और एक्सेस कर लाया, उसको बाकी एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका टाइम कम लगा, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आया। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको अब कहें कि जाओ 3 को एक्सेस करके लाओ, हम
तुम्हें जो है ना उसका इंडेक्स नहीं बताएंगे कि 3 कहाँ पे पड़ा है। वो एक एक को चेक करता रहेगा। यहाँ पे तो 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर 10 लाख एलिमेंट्स होते वो एक एक को चेक करता, और हमारा एलिमेंट जो है 3 जो है वो पड़ा होता 9 लाख समथिंग पे। तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर कितने टाइम में वो काम करता? शायद कंप्यूटर को तो 2 दिन लग जाते इस तरह एक एलिमेंट को एक्सेस करने में। तो बिग ऑफ एन आ गए कि एक एक एलिमेंट को चेक करते जाए। अगर तो 10 लाख एलिमेंट है तो 10 लाख एलिमेंट्स को चेक करें। तो हमारे पास बिग ऑफ एन हो गया, जितने एलिमेंट्स हैं उतने नंबर पे टाइम्स वो चलेगा फंक्शन जो है। और बिग ऑफ एन स्क्वायर क्या हो गया? अगर हम एक लूप के अंदर लूप लगा लेते हैं, वो दोनों की का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं और फिर कोड को डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे जिसको भी, जहाँ पे अगर जिसके माइंड में भी क्वेश्चन आता है ना, वो उसी वक्त ना पूछ लिया करे। ठीक है, इस हमारा बेसिक जो मकसद है ना यहाँ पे काम करने का, वो यही है कि सबका जो माइंड में जो जो भी प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर साथ साथ जो है ना वो करते जाएं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, चलो लेंथ ऑफ नम्स तक। अब नम्स क्या है यहाँ पे? अरे है वो, नम जो अरे है, हाँ ठीक है, अरे है। हर अरे का हर एलिमेंट चेक करते जाओ। ठीक है, और उसको क्या करते जाओ, उस एलिमेंट को ना, एक उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट और उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, मतलब कि अरे में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं ना बाकी, उनके साथ चेक करते जाओ और उनको ऐड करके देखते जाओ कि वो हमारे टारगेट के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। हमने एक और पॉइंटर बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया जे के। हमने उसे कह दिया कि तुमने कहाँ से शुरू करना है। आई तो जो है हमारा 0 हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा आएगा वो 0 से नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे ही आना है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि तुम i+1 से चलो, और कहाँ तक चलो? जितनी अरे की लेंथ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि दोनों को ऐड करो और देखो कि हमारा टारगेट आ रहा है कि नहीं। इफ nums i प्लस nums j, अगर तो इक्वल इक्वल आ रहे हैं, ये क्या है हमारा जो टारगेट वैल्यू है, इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो i और j को। ठीक है, कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम लिखने में, अभी समझने में क्लियर है? हाँ यस मैम, मैम। एसक्यूएल। ओके, इसको अब रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब एक जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम ड्राई रन भी करके देख लेते हैं यहीं पे। ये वाली एग्जाम्पल 2 को ड्राई रन करके देखते हैं। हमारे पास ये अरे आई, नाम्स ये, और टारगेट था हमारा ये। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसकी ना, हम इसको यहाँ पे अरे बना के समझ लेते हैं। 3, 2 और 4, इसके इंडेक्सेस क्या हो गए? 0, 1, 2। अब हमारी लूप ने क्या कहा कि फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स तक। ठीक है, आई इन रेंज, आई का एक वेरिएबल बना हमारे पास। ठीक है, आई क्या है अभी हमारे पास? 0, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। फिर उसके बाद उसने कहा फॉर जे इन रेंज i+1, जे का एक इंडेक्स बना, वेरिएबल सॉरी बना हमारे पास। जे में क्या आ गया? i+1, आई में 0 था ना, 0 में 1 प्लस किया तो यह हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब आई हमारा यहाँ पे खड़ा है और जे जो है हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही है। उसने कहा कि इफ नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल इक्वल टू टारगेट है। नम्स आई ये इंडेक्स 0 इंडेक्स की वैल्यू चेक करो। ऐसे ही है ना, जब यहाँ पे हमने लिखा ना नम्स 0, तो उसका मतलब है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो चेक करो।
उसने चेक की वैल्यू, तो हमारे पास आ गई 3। उसने कहा कि नम्स जे की वैल्यू लो। नम्स जे पे हमारे पास जे में क्या है, 1। नम्स 1 की हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आ गई 2। उसने कहा इन दोनों को ऐड करो और देखो टारगेट है, ये तो 5 आया, ये तो हमारा टारगेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लूप ब्रेक हो गई, वो फिर दोबारा ऊपर से चलेगी। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या है, आई जो है वो एक इंक्रीमेंट हो गया। आई यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, और जे हमारे पास, जे क्या था, i+1, i+1 हमारे पास जे आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद उसने क्या कहा कि अब फिर इन दोनों को चेक करो। जब उसने देखा नम्स 1 को और नम्स जे में क्या था, 2 को, 1 पे क्या वैल्यू पड़ी थी हमारे पास, 2। सॉरी नो, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। जब यहाँ से लूप ब्रेक करेगी ना, वो यहाँ पे जाएगी। अभी हमारे पास आई की वैल्यू नहीं चेंज हुई, आई की वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। यहाँ पे हमारे पास 3 ही रहेगा, और जो जे की वैल्यू है ना वो 2 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जे जो है वो एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, 2 हो जाएगा। जे में क्या आ जाएगा हमारे पास 3, वो 3 और 3 को प्लस करेगा, 9 आ गया। 3 और 3 6 आ गया, सॉरी। तो ये हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी और वो जो 6 है रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैडम लास्ट स्टेप रिपीट कीजिएगा। ओके, मैं लास्ट स्टेप जो है वो रिपीट करती हूँ कि यहाँ से क्लियर कर दो। ठीक है, अब जब हमारे पास पहले लूप चली ना, उसने हमारे हमें रिटर्न किया 5। 5 तो हमारा टारगेट नहीं था। ठीक है, जो फिर हमारी ना लूप यहाँ पे आ गई, वापस यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये क्यों नहीं ब्रेक हुई, क्योंकि अभी हमारे पास ये पूरी लूप चली नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेगा, वो यहाँ पे दोबारा आएगा। जब ये 1 पे चला गया, पहले एक लूप चली, 1 वाला हमारा इंडेक्स चल गया। अब जब वो दोबारा लूप पे जाएगा, जे का इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, जब जे का इंडेक्स 2 होगा तो वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे 3 पड़ा था। जब जे इंडेक्स सेकंड इंडेक्स पे देखेगा, 0 1 2 पे, यहाँ पे जाके देखेगा, तो हमें जो है, उसने पहले 3 को और 2 को प्लस किया, अब वो 3 और 4 को प्लस करेगा। 3 + 4, ये हमारे पास 7 आ गया। ये भी हमारा टारगेट नहीं है, ये क्रॉस होगा। जे की वैल्यू, उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 3। 3 तो हमारा जो है वो इंडेक्स ही नहीं है, ये यहाँ पे जो है लूप खत्म हो जाएगी। यहाँ पे फिर दोबारा से जे जो है वो रीसेट हो जाएगा। जे रीसेट हो जाएगा और आई में क्या आ जाएगा, जब आई पे जब दोबारा आएगी ना, i 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे वो नम्स i 1 के साथ वो सारे पेयर्स जो है वो चेक करेगा। नम्स i 1 = 2 हो गया, और जे की वैल्यू रीसेट होके क्या था, वो i+1 था ना। i+1 क्या हुआ, आई हमारे पास था 1, और उसमें 1 प्लस करो 2, जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। तो यहाँ पे 0 1 2, वो यहाँ पे 4 को चेक करेगा। तो यहाँ क्या कर देगा, हमारे पास टारगेट आ गया 6, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, 1 और 2। अगर हम एग्जाम्पल 2 को देखें, उसने 1 और 2 रिटर्न कर दिया था। ठीक गॉट है, इट। अब क्लियर है। यस मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अगर क्लियर है तो फिर कोई बताएगा कि इसकी जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बिग ऑफ एन स्क्वायर है। और एन स्क्वायर कैसे होगी। एन स्क्वायर इस वजह से है कि लूप के अंदर जो है ना लूप लगा हुआ है। ठीक है, और तो एन स्क्वायर कैसे होगी अगर लूप के अंदर लूप लग रहा है। लूप के अंदर लूप है तो जैसे अगर हम एक लूप यूज करते हैं ना तो उसकी ना बिग ऑफ एन होती है ना, तो हम अगर लूप के अंदर लूप यूज करें तो हम उसकी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। हम्म। और ठीक है, हम इसमें दो ठीक जो है है। ना 2 बार इटरेशन हो रही है। एक लूप जो है वो भी अरे से मतलब इटरेट कर रहा है, दूसरा लूप जो है वो भी पूरी अरे पे इटरेट कर रहा है। इस वजह से जो है ना
एन मल्टीप्लाई एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर उसकी जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम जो है ना देखें, अगर इसको हम क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट और। ठीक है। अब हमारे पास ये लूप चल रहा है, ये भी सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई। ठीक है। जब ये वाला लूप चलेगा, ये भी सारे लूप को आइटरेट कर रहा है। ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो गई। अब लूप के अंदर जब लूप चलते हैं ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है आपस में। तो जब बिग ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ एन करेंगे ना, तो हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी ब्रूट फोर्स की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अगर ये मतलब कोई और प्रॉब्लम होती और ये लूप जो है वो इस लूप से इंडिपेंडेंट होती, ये कोई लूप चल रही होती और ये कोई लूप चल रही होती, तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन होनी थी, एडअप होनी थी, ये 2n हो जाना था। और जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसकी फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही रह जानी थी। ठीक है। अगर तो इंडिपेंडेंट लूप्स होंगी तब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एड अप होती हैं। अगर हमारे पास जो है वो नेस्टेड लूप्स होती हैं, लूप के अंदर हमने कोई लूप लगाई हुई है ना, तो फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस तरह हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? मैम चैट में एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसको अगर आप आंसर कर दें। देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए ना हम लोगों को पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के जो बेसिक रूल्स हैं ना वो पता होने चाहिए। अब अरेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो अलग हैं, लिंक्डइन सॉरी लिंक्ड लिस्ट के अलग हैं, क्यूज के अलग हैं। एक बार आपको ना गो थ्रू करना पड़ेगा सारी जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम है कि उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या बनती हैं। अब जैसे अब ये फॉर लूप लग रही है और हर एक पे आइटरेट कर रहा है। अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का अंदाजा है कि एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, एक होती है बिग ऑफ वन, एक है बिग ऑफ लॉग ऑफ एन। लेकिन यहाँ पे तो एक एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं ना, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देना तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैम ये मैंने ना वो भेज रखा है ग्रुप में, वेबसाइट का लिंक है, उस पे भी जो है ना सारा। ओके। ओके। मैं शेयर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। नहीं, सब्र कर ले, क्लास एंड नहीं हुई अभी तक। मैम कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहती हैं, तो वेट कर ले अभी थोड़ा। ओके। ठीक है। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। ओके। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ना हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्विकली से कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बेसिकली है कि एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है कि अगर हम उसको एक इनपुट देना साइज एन की, उसको कितना टाइम लग रहा है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, कितना टाइम वो ले रहा है कि वो फंक्शन कंप्लीटली चल जाए। बेसिकली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ये क्लॉक टाइम नहीं है कि मतलब हम देखें कि ये एल्गोरिदम जो है वो 5 मिनट में चला तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 5 मिनट है, इस तरह नहीं है। ये बेसिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म कर रहे हैं ना एल्गोरिदम, उसको हम मेजर करने के लिए जो हम चीज देखते हैं ना उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल है हमारे पास। एक फ्रेंड आपके पास, आपकी फोन बुक में ना काफी ज्यादा नंबर है। आपने उस फ्रेंड एक किसी आपको कोई याद आया कि आपने अपने ना किसी पुराने फ्रेंड से जो है वो कांटेक्ट करना है, तो आप उसका नंबर जो है वो कैसे ढूंढोगे? अगर तो आपको उसका नाम याद है ना, आप क्विकली जाओगे, लेट्स सपोज उसका नाम जो है वो हारिस है, वो एच नाम से शुरू होने वाले नंबर्स में जाओगे और वहां से क्विकली देख लोगे। ठीक है। या सर्च कर लोगे हारिस लेके।
तो इसकी कांस्टेंट टाइम में मिल गया आपको, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गई, हमें टाइम ही नहीं लगा, हमने डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर आपको उसका नाम ही नहीं याद, आप कह रहे हो कि हाँ मेरे दिमाग में कहीं पे उसका नाम तो है, मैं सारे नाम जब देखूंगा ना तो शायद मुझे तब याद आ जाए, मैं इसलिए ना एक एक चेक करता जाता हूँ, हर कॉन्टेक्ट चेक करता हूँ। आपने पहले 1 वाला चेक किया, 2 वाला चेक किया, 3 वाला चेक किया, 4 वाला चेक किया, इस तरह आप करते गए, चेक करते गए। इसका मतलब आप एक एक एलिमेंट चेक कर रहे हो, तो उसकी आपको लीनियर टाइम लग रहा है। लीनियर टाइम का मतलब है कि आप 1 बाय 1 चेक करते जा रहे हो, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बिग ऑफ एन। लेकिन अगर आपको आपने थोड़ा सा आइडिया हो ना बाइनरी सर्च का, तो बाइनरी सर्च क्या करती है कि हम वो देखती है कि हमारे पास इनपुट साइज लेट्स सपोज है एन साइज का, ठीक है। वो क्या करेगा कि ठीक है, ये जो हमारे हमने एज सर्च करना है ना, वो जो है वो अल्फ़ाबेट्स के ना सेकंड पोर्शन में, अगर हम अल्फ़ाबेट्स के जितने हमारे पास 26 लेटर्स हैं ना, उसको हम सेंटर से डिवाइड कर दें, और उसके जो सेकंड पोर्शन बनेगा ना उसमें आ जाएगा, लेट्स सपोज एस है या टी या जो भी है वो आ गया, ठीक है। अब जो है ना उसने कहा कि टी हम ढूंढ रहे हैं ना, टी सेकंड हाफ में था, हमने क्या कहा कि टी को ना अब जो हमारे पास सेकंड हाफ बचा ना उसको दोबारा से डिवाइड कर लो, ठीक है। वो 4 हिस्सों में बेसिकली डिवाइड हो गया, उसको हाफ करते गए यहाँ तक कि हमें टी मिल गया लास्ट में जाके। तो ये हमारे पास जो है लॉगरिथमिक टाइम में चल रहा है ना, हम प्रॉब्लम को जो हमारे पास इनपुट साइज जो आ रही है उसको एक्सपोनेंशियली ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं, पहले 2 हिस्से हुए उसके, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, इस तरह हम उसको एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉगरिथमिक में चलेगी, तो लॉग ऑफ एन हो गया। ये आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी, जो बेसिक जो है। फिर जब आप कोड लिखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी अच्छा ये हो सकती है, अच्छा इसकी ये हो सकती है, इसको अगर ऑप्टिमाइज कर दें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, गॉट इट, थैंक यू। ओके, अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ ले। ये मैं अच्छा। स्लाइड शेयर कर दूंगी, हाँ। जिसको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो देख ले, तो आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा मैम, जो वेबसाइट है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेस्ट केस जो है वो बिग ऑफ एन है, उसके बाद वो जो हमारे लॉगरिथमिक टाइम है जो बिग ऑफ लॉग एन है आई थिंक, उसके बाद एन स्केयर है, और उसके बाद एन, हम्म। हाँ उसके बाद लॉग ऑफ एन है, उसके बाद जो है ना आई थिंक एन स्केयर है, उसके बाद एन लॉग एन है। ऐसे ही है। देखें, अब अगर हम एन स्क्वेयर को एनालाइज करें, तो हमारे पास ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एन स्क्वेयर आ रही है। अब जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, अब यहाँ पे अरे में कितने नंबर हैं, 4 हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर होते 50 मिलियंस नंबर्स होते, तो वो पहले एक नंबर को पकड़ता और उसके साथ सारे पेयर्स बनाता, फिर दूसरे को पकड़ता उसके साथ सारे पेयर बनाता, फिर तीसरे को पकड़ता उसके साथ सारे पेयर्स बनाता, ठीक है। तो वो कितना टाइम लग जाता। तो ये मेरे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है ना। इसके बाद जब हम इसी कोर्स में आगे हीप्स पढ़ेंगे या हैश सेट्स पढ़ेंगे, डिक्शनरीज पढ़ेंगे ना, तो हम इस प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, ये आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। अब इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो भी इसी तरह से आते हैं कि आपको लेट्स सपोज ये वाला क्वेश्चन आ गया ना और आपके माइंड में ये वाला सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू के एक और रिक्वायरमेंट है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ना अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। और वैसे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आहिस्ता आहिस्ता या चीज़ें सारी आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं, और जब फिर आप सॉल्व करने लगते हो ना तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा आपको मसला आ रहा है, इसलिए आपके माइंड में जो जो जिसका भी क्वेश्चन है ना तो वो क्लियर किया करे साथ साथ। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस। ओके, हमारे सेशन का टाइम भी खत्म हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम क्विकली देख लेते हैं। मैम अगर हमें कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना हो तो। तो मैम फ्राइडे हमारा प्रेजेंटेशन डे है, तो आप उस दिन प्रेजेंट कर लें। ओके मैम, थैंक यू।
अच्छा, जिसने प्रेजेंट भी करना है ना वो कोशिश करे कि जो मतलब टॉपिक चल रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ही चले। ये नहीं कि अभी अरेज कर रहे हैं तो वो कोई ट्रीज का जो है ना टॉपिक आके प्रेजेंट ना करे, मतलब ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है ना सबको समझ भी आए। हाँ जी, एक स्लैक चैनल में एक गूगल डॉक भी पिन कर देना, उसमें जिसने जो जो क्वेश्चन प्रेजेंट करना हो तो वो अपना नाम जो है वो फिल कर दे वहाँ पे, और प्रॉब्लम का नाम, प्रॉब्लम का लिंक। ओके मैम। ओके। Ma'am, I have a question. Can I ask? ये श्योर मैम। मैम, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड करना है या मल्टीप्लाई? जैसे इस क्वेश्चन में आपने दो कॉम्प्लेक्सिटीज निकाली और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हाउ डू वी डिटरमिन दैट? ठीक है मैम, इसके लिए ना आपको चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर तो नेस्टेड लूप्स हैं, लूप के अंदर लूप लगी हुई है, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन अगर यही दो फॉर लूप जो है वो इंडिपेंडेंट होती, एक फॉर लूप कुछ और कर रही होती, कोई और प्रॉब्लम होती, एक फॉर लूप कुछ और कर रही होती, ठीक है, अब दोनों फॉर लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बिग ऑफ एन है, उस केस में, इंडिपेंडेंट लूप के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो ऐड होती हैं। नेस्टेड के केस में मल्टीप्लाई होती हैं, इंडिपेंडेंट के केस में ऐड होती हैं। ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना वो याद करनी पड़ेंगी। अगर अभी भी यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज किसी को क्लियर नहीं है ना, मेजोरिटी को अगर क्लियर नहीं है, तो कल हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना वो एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है। ओके मैम, आप थैंक यू। आप बता दें अगर क्लियर नहीं है, तो फिर हम एक बार इसको कल दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अरेज के टॉपिक को ही लेके चलेंगे। मैम, आई थिंक मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं जो आपने आज समझाए और जो स्लाइड्स पर लिखे हुए, बट ये जिस तरह की अभी आपने बात की ना कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कोड में किस तरह शो अप हो रहे होते हैं, उसकी आई थिंक या तो प्रैक्टिस से आएगा, या अगर आप थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दें कल तो वो अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली मैम, अगर तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बस सेशन अटेंड करती रहें रोज, हम रोज डिस्कस करते रहेंगे, इस तरह आपको ना क्लियर होता जाएगा। और ये कोई ओके। रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। ठीक है, हमारे सेशन का टाइम ठीक है। फिनिश हो गया। अल्लाह हाफिज ओके, तो मैं सेशन एवरीवन। लव